Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. You're watching me at the Delhi High Court right now. This vlog is supposed to answer a major question in the end, so do not stop watching until you get answer to that. You know, there are some parties in the courts that will certainly act like vampires who suck your blood. And they'll act like they want to do that for a lifetime. And that sometimes take your energy away. But you have to maintain it. So in the daily routine, just to chill down, cool down a little, these kind of drinks always help when in the courts. As I was going home, I was reading on one of the social media platforms that in the High Court only, Justice Chandradhari passed an order today in a defamation plea. So that had some, that had involvement of famous people, and one of the persons who has filed it is Mr. Gautam Gambhir. So Gautam Gambhir is a known cricket player, and he's also a politician. Not only a politician, he's an elected representative from Delhi, and he's rarely seen in Delhi. That's something true, which I can say as a citizen of Delhi, and everybody in the country knows about it. So पंजाब केसरी में कुछ आर्टिकल्स छपे और कई न्यूज़पेपर्स में छपते रहते हैं, जिसमें उनको कहा जाता है कि दिल्ली के लापता सांसद, तो उन्होंने इस बात पे दिल्ली के लापता सांसद पहुँचे यहाँ पे मैच देखने या फिर कमेंट्री करने या फिर कोच है वो कोचिंग देने. सो इस तरह से उनके खिलाफ कमेंट्स थे कुछ न्यूज़पेपर्स में. सो आपको पता है जर्नलिस्ट इस तरह से लिखते ही या लिख ही देते हैं. इस बात पे डिफेमेशन सूट फाइल किया गया. तो जस्टिस चंद्रधारी ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं नोटिस इशू करते हुए. वो इंजंक्शन नहीं दिया है, सिर्फ नोटिस इशू किया है, और उन्होंने बोला है कि ठीक है, ये बातें ऐसी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए, बट जनरली जर्नलिस्ट ऐसा करते हैं. आपको ये सब चीज़ें छपी हुई मिलेंगी आपके बारे में अगर आप पब्लिक पर्सन हैं, अगर आप फेमस हैं, स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं. तो उन्होंने बोला कि पब्लिक पर्सनस, स्पेशली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मस्ट नॉट बी थिक स्किन्ड. सो यू शुड नॉट बी सो सेंसिटिव. आई वॉज थिंकिंग अबाउट द Rahul Gandhi's defamation case. Of course, Prime Minister's defamation case, and the statements that were made by Mr. Rahul Gandhi, on account of which he was disqualified. So मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम सिमिलर सिनेरियो था, बट वहाँ पे जिस तरह के कमेंट्स आए और यहाँ पे जिस तरीके के कमेंट्स आए वो बहुत डिफरेंट हैं. तभी मैं उस टाइम पे भी बोल रही थी कि डिफेमेशन केसेस को कौन कोर्ट कैसे डील करता है वो बहुत अलग है, और जिस तरह से उस डिफेमेशन केस को डील किया गया है मेरे हिसाब से उसको तो ऐसे एक्सेप्शनल केस की तरह माना गया है मेरे हिसाब से. बाकी टू ईच हिज ओन, सबकी अपनी सोच, सबका अपना लॉ को इंटरप्रेट करने का तरीका. बट मैंने सोचा आपको बता दूं, आप भी सोचना कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं. बैक टू ऑफिस एंड आई वॉज रीडिंग योर कॉमेंट्स. While reading the comments, I got to know that you have one question. Most of you have one question in your mind. और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो हैं, पर जिन्हें अभी भी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में कॉन्वर्स करने में या कुछ लिखने में थोड़ी सी हेजिटेंस होती है. उनमें से बहुत लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैम, इफ़ आई एम बैड एट इंग्लिश और इफ़ आई एम नॉट रियली गुड एट स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग थिंग्स इन इंग्लिश, कैन आई बिकम अ लॉयर और कैन आई सर्वाइव लॉ स्कूल. उन सब के लिए मैंने सोचा कि इस व्लॉग में एक लास्ट पार्ट तो आप सबके लिए डेडिकेटेड बनता है. सो एक चीज़ पहले जान लो कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है. क्यों ये सवाल भी उठता है कि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो लॉ स्कूल में अच्छे से रह पाओगे, अच्छे लॉयर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे. पहली बात तो ये जो लॉज हैं, ये जो बेयर एक्ट्स हैं, वैसे आपको हिंदी में भी मिलेंगी और भी भाषाओं में मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको मोस्ट लॉ स्कूल्स में पढ़ाई जाएंगी वो इंग्लिश में लिखी हुई होंगी, किताबें भी इंग्लिश में लिखी हुई होंगी. सो पहले तो ये जान लो कि आप कौन से स्टेज पे हो. क्या आप जो इसमें सब लिखा हुआ है उसको सही से समझ पा रहे हो. कई बार मैं समझती हूँ कि आप उनमें से हो सकते हैं जिनकी वोकैबुलरी तो ठीक है, यानी कि जो वर्ड्स का मीनिंग तो समझते हैं, बट कहीं ना कहीं ग्रामर की इंट्रिकेसीज को समझने में उन्हें प्रॉब्लम आती है. तो पहले तो चाहिए ये लॉ बुक्स को और स्टैट्यूट्स को, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को पढ़ने के लिए.
दूसरा, अगर आप जजमेंट्स भी रीड करोगे तो वो भी आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिए हिंदी में जजमेंट्स को कन्वर्ट करना, कुछ कुछ जजमेंट्स को, बट वो भी सारी नहीं आती है। तो जजमेंट्स रीड करने के लिए, जजमेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, चेंजिंग इवॉल्विंग लॉ को अप्रिशिएट करने के लिए भी आपको इंग्लिश स्किल्स चाहिए। देन even if you want to talk to your clients, there can be clients who do not understand any other language but English, or those people who are comfortable in speaking English because they have such kind of atmosphere around themselves, जो आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे और आप अपने क्लाइंट्स के उस पर नहीं जाएंगे कि भाई अगर आप इंडियन हैं तो आप हिंदी भी तो बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दैट वी नॉट लाइक टू गो इनटू दैट सिनेरियो। तो क्लाइंट से बात करने के लिए चाहिए होगी इंग्लिश। फिर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप हिंदी लैंग्वेज में या अपनी कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट हायर जुडिशरी में इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अगेन वी नॉट लाइक टू गो इनटू वेदर इट्स रॉन्ग, राइट, व्हाट चेंजेस शुड बी प्रपोज्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी ही है। सो हाईकोर्ट में चाहे 3-4 मिनट के आर्ग्यूमेंट हो, 2 मिनट के आर्ग्यूमेंट हो, या 15-20 मिनट के, आधे घंटे 1 घंटे के लेंदी आर्ग्यूमेंट्स हो, आपको अंग्रेजी में ही बोलना होगा। बहुत सारे जजेस को बहुत अच्छे से हिंदी समझ नहीं भी आती है। अब एक बात समझ लो कि आपको ना कोई बहुत फैंसी इंग्लिश नहीं चाहिए, ठीक है। जो लोग बहुत अच्छे हैं ना अंग्रेजी में, उनको बहुत फायदा मिलता है इस फील्ड में, क्योंकि कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको अपने लैंग्वेज पे तो काम नहीं करना है ना, ऑलरेडी आपको इतना पढ़ना है, बट लैंग्वेज पे काम नहीं करना पड़ेगा। सो इंग्लिश ऑल्दो फैंसी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब देखो, जहां तक बात है सर्वाइव करने की, हाँ बिल्कुल आप लॉयर बन सकते हो, आपके पास अच्छी लीगल नॉलेज आ जाती है, आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करो, और ऐसा तो है नहीं कि हायर कोर्ट्स में जाते ही आपको ऐसी अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी कि भाई जैसी किसी ने आज तक सुनी ना हो और जैसे आप ही उस लैंग्वेज के मास्टर हैं, ऐसा नहीं है। You have to be proficient enough to make the other person, make the judges, make the other counsel, make your clients understand what is that point that you're trying to convey. So उतना सीख लेना आपके लिए हाँ जरूरी होगा। तो जवाब ये है कि अगर आप उनमें से हैं जो ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कर रहे हैं इस समय पे, जो ठीक से लीगल लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं अपनी ग्रामर इनएक्यूरेसीज की वजह से, सो बिल्कुल आपको इंग्लिश में और प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा अगर आप लॉ स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में तो ज्वाइन ही मत करो, प्लीज प्लीज फॉलो योर पैशन, आ जाओ। उसके बाद टाइम है आपके पास, लैंग्वेज कोर्सेज ज्वाइन करो, स्किल्स डेवलप करने के लिए जितने भी तौर तरीके, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पे, लोगों से सुनने को मिल जाएगा, सीनियर से जानने को मिल जाएगा। मैंने भी वीडियो बनाई है इस पे कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, लीगल इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, एक लॉ स्टूडेंट की तरह से या लॉयर की तरह से सर्वाइव करने के लिए जितनी इंग्लिश आनी चाहिए उतनी स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उन पे वीडियोस देखो, फॉलो करो टिप्स को, बहुत बेटर हो जाता है। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत अपने आप को बेटर किया है। देखो लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए तो अब आपको अंग्रेजी भाषा लगेगी ही लगेगी, सो यू विल हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स। तो आंसर आपकी बात का सीधा साधा सा ये था कि ऐसा नहीं है कि लॉ स्कूल को ज्वाइन ही नहीं करो आप, मैं आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दूंगी प्लीज, अगर आपको अंग्रेजी में थोड़ी बहुत भी परेशानी है तो लेकिन आपको डेफिनेटली टाइम के साथ उसे इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज, अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। एक और भी कारण है उसका मेरा ये कहने का, क्योंकि जो आप प्लेन्ट्स बनाओगे, कंप्लेंट्स बनाओगे, कोर्ट में देने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसको आप इंग्लिश में बनाओगे, और अगर उसमें कोई एरर्स आते हैं तो ये बहुत गलत बात है। ऑल्दो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं, बट कितना फीजिबल होगा उनको यूज करना। तो शुरुआत में वो यूज करो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक नहीं आता तब तक उनको यूज करते रहो, बट गेट अ हैंग ऑफ इट। फिर ऐसे करते करते, मिस्टेक्स करते करते कहीं ना कहीं आप लोग सीख ही जाओगे, मिस्टेक्स करते हुए, टिप्स यूज करते हुए, सब कुछ करते हुए। सो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्लाइंट से इंटरैक्ट करने के लिए, केस लॉज रीड करने के लिए,
और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हर तरह के सेक्शन तक पहुंचाने के लिए, आई मीन उन लोगों तक भी जिन्हें इंग्लिश ही अच्छे से समझ आती है वहां तक पहुंचाने के लिए। येस, यू विल हैव टू डेवलप इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर। अगर मुझसे पूछो कि पहले स्पीकिंग पे फोकस करूं या पहले राइटिंग पे फोकस करूं, तो मैं कहूंगी पहले राइटिंग पे फोकस करो, क्योंकि वो एकदम करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मुझसे पूछोगे कि पहले मैं फैंसी तरीके से, फैशनेबल तरीके से बोलने पे फोकस करूं या ग्रामर सुधारने पे फोकस करूं, तो प्लीज फोकस ऑन योर ग्रामर। दैट्स व्हाट इज नीडेड। वहां पे कोई आपसे एक फिक्शन नॉवल नहीं लिखवाने वाला है कि आपसे उस तरह के वर्ड्स पूछे जाएंगे। उतना सीखो जितने में आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाओ। So I hope you got the answer as to if it's needed or not, and I hope you will work on improving whatever skills you want to improve. With this, I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now. And let me know in the comment section if you have any further doubts related to being a law student, related to your career in law, and I'll be more than happy to address all your doubts. और भी कोई बात है तो वो भी पूछ सकते हो। I'll see you.